मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मैं अंसल ठाकुर आपको अंसल क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक अच्छा नॉलेज देने वाला ये चैप्टर है। आपको पता चलेगा कि आखिर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है और इसका यूज कहाँ पर है, ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। हमें डेली लाइफ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कौन कौन से कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ तो जैसे हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन है, वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। पेड़ पौधे में जो क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्लोरोफिल। तो ये क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बारे में जानते हैं। बचपन से जो आप कंपाउंड के बारे में जानते आ रहे हो कि कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड होते हैं। यही डेफिनेशन हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। और उसके बाद क्लास 9 क्लास 10 तक आते आते हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड के बारे में समझ लेते हैं। तो एक बार मैं समझा देता हूं कि ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, मतलब आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, और उन तीनों से लिंक मैं करूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उन तीनों से कैसे डिफरेंट है और ये क्या होते हैं। तो आइए मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग पूरी चैप्टर पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। इस चैप्टर से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, तो उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो जल्द से स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरे अच्छे ढंग से समझा दूं और एकदम मैं आराम से, मैं अपनी आदत के मुताबिक आपको आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो तेजी से देखनी है तो आप स्किप करके भी थोड़ा तेज करके देख सकते हो। चलिए हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बचपन से जो मैं एक चीज कंपाउंड पढ़ते आ रहा हूं, उस कंपाउंड में अभी तक हमने दो तीन तरह के कंपाउंड हमने पढ़ रखा है। एक पढ़ा है हमने आयनिक कंपाउंड, फिर हमने पढ़ा एक कोवैलेंट कंपाउंड, और फिर हमें आज पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक पढ़ा हमने आयनिक कंपाउंड और एक पढ़ा हमने कोवैलेंट कंपाउंड, और एक अब पढ़ रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, और अब एक पढ़ना है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। देखिए आयनिक कंपाउंड सिंपल सा, अगर आपने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, तो बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन कोई ट्रांसफर कर रहा है, या एक ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, या कोई एक ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का कहीं पर ट्रांसफर हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहेंगे आयनिक कंपाउंड। जैसे यहां से हमने पढ़ा था NaCl, देखा था आपने NaCl कैसे बनता है, तो आपने कहा कि सर Na जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। तो ये सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे देने से ये सोडियम क्या हो जाता है, Na+ और क्लोरीन हो जाएगा माइनस। तो अब ये आयन बन गए, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो अब ये आयन बन गए। अब आयन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, आयन आपस में अट्रैक्ट होंगे और एक कंपाउंड बना लेंगे, और ये बॉन्ड जो बना इन दोनों के बीच में, ये बॉन्ड कहलाएगा आयनिक बॉन्ड और ये कंपाउंड कहलाएगा आयनिक कंपाउंड। ठीक उसी तरीके से हम लोगों ने ये सब भी देखा था कि जैसे NaCl हो गया, KCl कैसे बना, AgCl कैसे बनेगा, MgCl2, AlCl3 कैसे बनेगा। तो ये सब जितने भी आयनिक कंपाउंड हुए वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जैसे अगर मान के चलिए ये MgO, अगर मान के चलिए मैं अगर आपसे पूछूं MgO ये कैसे बनता होगा, तो मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, तो यहां पर भी ये आयनिक कंपाउंड बन जाता है MgO। तो ये हम लोगों ने समझा। आपको पूरी डिटेल में देखनी है तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है YouTube पे ही क्लास 10 के लिए कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें मैंने समझाया हुआ है पूरी डिटेल से कि ये कैसे बनते हैं, ये आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। तो अब एक बार उन वीडियो को भी देख लो, उससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, सिंपल सा समझना है कि अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बन रहा है, तो सिंपल सा अगर मैं इसको डेफिनेशन लिखूं तो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से अगर
कंपाउंड बन रहा है तो उसे मैं कहूंगा कोवैलेंट कंपाउंड, और उस बॉन्ड को कहा जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। सिंपल सा अगर मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ CH4 मीथेन कैसे बनता है। तो आपने कहा कि मीथेन बनने के लिए कि सर मीथेन एक कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आता है, हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आता है, और सब हाइड्रोजन के साथ एक एक हाइड्रोजन के साथ एक एक कार्बन अपना बॉन्ड बनाता है। तो ये जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, और इस कंपाउंड को कह दिया जाएगा कोवैलेंट कंपाउंड। NH3, अगर मैं आपसे पूछूं NH3 कैसे बनता है, तो यही सेम चीज समझो यहाँ पर कि नाइट्रोजन के पास तीन हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन जो है ना वो अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये कोवैलेंट कंपाउंड बना लेता है। कोवैलेंट कंपाउंड सिर्फ कंपाउंड का ही नहीं होता, मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे अगर मान के चलो H2 एक मॉलिक्यूल, अगर मान के चलिए मैं आपसे एक समझाता हूं H2, तो H2 क्या है, H2 एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो H2 भी एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करता है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बना सकता है। ये हो गया H2 एक मॉलिक्यूल हो गया, H2 एक मॉलिक्यूल होगा। इसे मैं कंपाउंड नहीं कहूंगा। कंपाउंड होने के लिए 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एटम होने चाहिए और वो आपस में बॉन्ड बनाना चाहिए। तो यहाँ पर ये H2 क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया। ये समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं ये कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड को समझने से पहले हम लोग इसी NH3 का एग्जांपल लेते हैं। चलिए इसी NH3 के एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए अगर मैं NH3 से समझूं तो NH3 का पहले हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। NH3 इसका नाम है अमोनिया, ये है अमोनिया। ये कैसे बनता होगा, तो आप कहोगे कि सर अमोनिया जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, सॉरी नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7, अगर इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो 2 और 5। सबसे पहले हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर जिसके बारे में क्लास 9-10 तक आप पढ़ते आए हो उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो तीन इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 3 हाइड्रोजन को बुलाता है, और 3 हाइड्रोजन क्योंकि कोई एक 3 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार नहीं हुआ तो इसने 3 हाइड्रोजन को बुलाया। नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे समझो, तो 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको चाहिए कितना, अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन आया, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आया, और सब एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आ गए और यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। तो ये आप कहोगे कि सर यहाँ पर इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, यहाँ पर बन गया कोवैलेंट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के साथ ही कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। अब आपने देखा कि नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच गया। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये नाइट्रोजन NH3 हमें यहाँ से पता चल गया कि नाइट्रोजन अमोनिया ऐसे बना। यहाँ से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमें कम मिल पाता है कि ये एक्चुअल में किस तरीके से बिहेवियर करता है। इसके अच्छे ढंग से बिहेवियर को समझने के लिए हम लोग समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपने पढ़ रखा है तो अब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से समझाता हूं कि ये अमोनिया किस तरीके से बिहेव करेगा। देखो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से समझाता हूं कि अमोनिया कैसे बनता है। यही नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं 1s2 2s2 2p3, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें 1s2 2s2 अगर मैं बॉक्स के अकॉर्डिंग दिखाऊं तो 2s2 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, और 2p3 यहां पर 1 2 3 1 2 3, तो ये 2p3, तो ये है 2s2 और ये है 2p3। तो अब आपको पता चला, नाइट्रोजन ने कहा कि भैया अपने फैमिली में बात के, नाइट्रोजन अपने ही में बात करता है कि भाई sp सबके साथ कि 3 हाइड्रोजन आने वाला है, 3 हाइड्रोजन आने वाला है, तो कहा कि इसमें रख देने से उनको कहीं ये ना लगे कि, मतलब ऐसे समझो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कि क्या कहता है। तो ये s और p मिलकर के एक नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। S और P मिल करके, अभी तक जो S अलग था P अलग था, ये सब अब हट जाता है। S और P मिल करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो एक S और 3 P ने मिलकर के 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। तो अब अगर मैं पूछूं ये क्या है, तो आप कहोगे sp3 एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया। उसमें से एक S में, क्योंकि 3 ही हाइड्रोजन आने वाला है, तो एक कमरे में, एक बॉक्स में अब 2 इलेक्ट्रॉन अपना ही इसका है, नाइट्रोजन का ही। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन, ये जो 3 बॉन्ड थे, 3 जो बॉक्स हैं, उसमें से एक एक हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल है। अब हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1s1,
ये अपना डुप्लेट पूरा करना चाहता है, S2 बनना चाहता है, तो एक हाइड्रोजन आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो ये बन गया, आपने कहा कि सर sp3 बन गया हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था, और ज्योमेट्री जो होनी चाहिए थी वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए थी। इस तरीके से ये ज्योमेट्री होता है। ये अब आपने पढ़ रखा होगा ये सब, या नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लोगे इन सब चीजों के बारे में। तो इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन क्या है कि यहां पर तो एक बॉन्ड इसका खाली ये होना चाहिए था sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ज्योमेट्री अगर कोई आपसे पूछे तो इसकी जो ज्योमेट्री हो जाती है वो हो जाती है क्या, ज्योमेट्री होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री, बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री। लेकिन अब ये 109 डिग्री ना हो करके अब बॉन्ड एंगल लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि आपने पढ़ रखा है लोन पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन, सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर और लोन पेयर के बीच होता है, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होने की वजह से यहाँ जो बॉन्ड एंगल हो जाता है वो बॉन्ड एंगल लगभग में 107 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली, लगभग में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री हो जाता है। तो एक्चुअल में जो NH3 का शेप ऐसा होना चाहिए था वो अब ऐसा ना होकर के NH3 का शेप हो जाएगा इस तरीके से। अब NH3 इस तरीके से हमें दिखाई देगा कि देखिए ये NH3 हमें इस तरीके से एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इस तरीके से है, और ये इसके नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आराम से अवेलेबल है, ये लोन पेयर अवेलेबल है। ये हमें यहां तक लगता है कि हाँ भाई सब कुछ सही है, नाइट्रोजन बन के तैयार है। अब नाइट्रोजन किसी के साथ कोई कंपाउंड कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा, सॉरी अब अमोनिया किसी के साथ कोई कंपाउंड नहीं, कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा क्योंकि इसका अपना ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन अब कहानी यहीं से शुरू होती है, जो अब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझाना चाहता हूँ ये यहीं से अब स्टार्ट करता हूँ। अब एक और इस कहानी का एक और मतलब कैरेक्टर हाइड्रोजन को ही लेकर के चलता हूं। हाइड्रोजन, जिसको पता है कि आपको पता है कि हाइड्रोजन दोनों तरह का बिहेवियर दिखाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज भी कर सकता है। मान के चलो किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। तो अब हाइड्रोजन ना हो गया H+ हो गया, H+ हो गया, मतलब कहने का कि अब इसका जो s ऑर्बिटल था ना उसने तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब ये s खाली हो गया। अब ये H+ को पछतावा हुआ, हाइड्रोजन को पछतावा हुआ, मतलब फालतू में मैंने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब ये H+ अमोनिया के पास आता है और अमोनिया को कहता है कि भैया मुझे अभी भी डुप्लेट पूरा करना है, हिम्मत है अभी भी इसमें कि नहीं मुझे फिर से अपना तैयारी फिर से शुरू करनी है और फिर से मुझे डुप्लेट बनानी है। ये अमोनिया के पास आता है और अमोनिया कहता है कि ठीक है भाई ठीक है, अब हम तुम्हें अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देंगे, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देंगे और तुम अपना एक बॉन्ड बना लो। लेकिन हाइड्रोजन ने कहा कि भैया मैं तो H+ था, तो कहा कि कोई बात नहीं है, हम ये जो प्लस है ना वो हम सब मिल करके बियर करेंगे। ये मतलब ये पूरा H+ जो है ना ये हमारे पूरे के ऊपर आएगा, सिर्फ अकेला तुम क्यों उठाओगे ये बोझ, हम सब मिल करके ये बोझ उठाएंगे। और ऐसे समझ लो कि ये यहाँ पर हाइड्रोजन को ये जो दोनों का दोनों डुप्लेट हो गया, ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल गया, हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट मिल गया। लेकिन अभी भी ये कंपाउंड अगर यहीं पर ये मान के चलिए बॉलीवुड स्टोरी या कोई फिल्मी स्टोरी कि मान के चलिए हमें लगा कि हाँ भाई सब चीज बढ़िया हो गया, लेकिन नहीं, अब ये कंपाउंड, अब ये अमोनिया जो एक कंपाउंड था, अब जब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया तो अब ये एक आयन बन गया, और ये अब एक आयन बन जाने से NH4+ एक आयन बन गया। अब यहां से मैंने पूछा ये कैसे हुआ, आपने कहा कि सर ये हाइड्रोजन को ये नाइट्रोजन ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया, और दोनों इलेक्ट्रॉन दे देने से ये हाइड्रोजन को ये जो बॉन्ड हुआ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच, यहां देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर किया हुआ है। तो मैं पूछूं ये कौन सा बॉन्ड है, आप कहोगे कि सर ये कोवैलेंट बॉन्ड है। यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड है, अब आप कहोगे कि सर नाइट्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया हुआ है, तो कोई एक ही एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट खुद एक ही कर रहा है तो ऐसे बॉन्ड को कहा जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड हुआ ना ये एक्चुअल में यही बॉन्ड है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बॉन्ड कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्या मैं इसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहूं, NH4+ क्या एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाएगा? नहीं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है लेकिन कंपाउंड नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे अभी मैंने समझाया H2 के पास कोवैलेंट बॉन्ड है लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड नहीं है, ये
कोवैलेंट कंपाउंड नहीं है ये। H2 एक मॉलिक्यूल है, कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड नहीं है। ठीक उसी तरीके से NH4+ में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं है। तो अब समझेंगे कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं। तो मतलब समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनते हैं, तो ये मैं समझ गया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड क्या हुआ। तो अगर इलेक्ट्रॉन शेयर से बने तो ऐसे बॉन्ड को कहा जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या हुआ, तो जब कोई एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, दूसरा उससे एक्सेप्ट करे, आयन बनने के बाद दोनों के बीच में जो बॉन्ड डेवलप होगा उसे कहूंगा मैं आयनिक बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा कि जब कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपना दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किसी ग्रुप ऑफ एटम को या एटम को दे, तो ये जो बॉन्ड डेवलप होगा ये बॉन्ड कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और अगर कोई कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनता है तो ऐसे बॉन्ड को कहा जाएगा, ऐसे कंपाउंड को कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम लोग समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। एक बात हम लोग समझते हैं कि जैसे अगर मान के चलिए ये अमोनिया है NH3, अभी जस्ट एग्जांपल समझाया था अमोनिया के बारे में। अगर इसको आप किसी कॉपर सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल दोगे, जैसे अगर मान के चलिए CuSO4 में मैंने अमोनिया का डाल दिया, कोई भी कॉपर का सॉल्ट होगा, तो ये अमोनिया को अगर इसमें कॉपर सॉल्ट में अगर आपने ऐड कर दिया, तो ये जो कलर, अभी जो भी कलर है, ये थोड़ी देर के बाद ये पूरा कलर जो होगा ना वो डार्क ब्लू हो जाता है, डार्क ब्लू हो जाता है। फिर इसी अमोनिया को अगर आप मान लो निकल के किसी सॉल्ट में, मान के चलो निकल का कुछ भी था, क्लोराइड था, निकल का क्लोराइड था, निकल क्लोराइड में अगर आपने इसको डाल दिया तो अब ये पिंक कलर का हो जाता है, सॉरी वायलेट कलर का हो जाता है। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों हो जाता है अमोनिया, तो यही कंपाउंड, ये क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। किस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, देखिए यहां पर क्या होता है, ये अमोनिया और कॉपर मिलकर के, ये अमोनिया और कॉपर मिलकर के कुछ इस तरीके से कंपाउंड बना लेता है, CuNH3 और 2+, और यहां पर क्या बना लेता है, ये NiNH3 बना लेता है, और इसके ऊपर +2 बन जाता है, चार्ज डेवलप हो जाता है। अब ये क्या हुआ, किस तरीके से ये वायलेट कलर, ये ब्लू कलर का हो जाता है, ये पिंक कलर का हो जाता है। क्यों कलर अराइज होता है वो बाद में समझेंगे, पहले ये समझते हैं कि ये आखिर ये क्या है, कौन सा किस तरह का कंपाउंड हुआ। तो यही कंपाउंड कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। समझते हैं पहले हम लोग इसके बारे में। जैसे कॉपर का आप एटॉमिक नंबर 29 जानते होंगे। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है पूरी तरीके से, तो यहाँ पर आप आर्गन, ये आर्गन को आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना, और लास्ट में हो जाता है 3d10 और 4s1, 3d10 4s1 हो जाता है। इस तरीके से आप जानते होंगे 3d10 4s1 या 3d9 4s2, आप ये भी जानते होंगे 3d9 4s2 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 3d10 4s1 हो जाता है। अब इसके पास 4p तो खाली है, 4p ऑर्बिटल खाली है। ऐसे समझो कि 3d10 तो d वाला ऑर्बिटल तो पूरी तरीके से भरा हुआ है, d ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरा हुआ है। s वाला और p वाला, s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 10 है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 6, ये अपना 7 8 9 और 10, इस तरीके से ये पूरी तरीके से अपना 3d10 है, ये पूरा तरीके से भरा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है 4s1, ये अपना मान के चलो, अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर दिया। अब ये 4s खाली है और 4p भी खाली है। अब पता चला कि NH3 4 नाइट्रोजन 4 अमोनिया आने वाला है। और अब आपको ध्यान रहेगा कि अमोनिया आने वाला है, इसका मतलब है कि लोन पेयर लेके आएगा, और लोन पेयर अगर लेके आएगा तो वो लोन पेयर किसी में कहीं पर भी वो डोनेट कर सकता है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो यही सेम चीज अब आपको समझना है कि जैसे यहाँ से NH3 आया और लोन पेयर लेके आया, तो ये लोन पेयर यहाँ पे, ये NH3 यहाँ पर आया और अपना लोन पेयर लेके आया, ये NH3 यहाँ पर आया अपना लोन पेयर। तो ये जो X ग्रुप जो दिखा रहा हूँ ना, ये मैं समझ लो कि आप ये NH3 आया अपना एक लोन पेयर लेके आया, तो ये जो कंपाउंड बन गया, ये कंपाउंड बन गया CuNH3 CuNH3 और इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया +2, ठीक है, +2 चार्ज डेवलप हो गया। तो ये एक कंपाउंड बन गया। ये ऐसे कंपाउंड को, क्योंकि यहाँ पर बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पर बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कॉपर और अमोनिया के बीच में बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन कौन दिया, अमोनिया ने दिया। साइट कौन प्रोवाइड कराया, तो साइट प्रोवाइड कराया कॉपर ने, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट ने। तो अगर आपको पता चला यहाँ पर कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनने के लिए प्राइमरी कंडीशन होनी चाहिए कि कोई एक ग्रुप जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेके आए, तो ऐसे ग्रुप को कहा जाता है, ऐसे ग्रुप को कहा जाता है लिगेंड, ऐसे ग्रुप को कहा जाता है लिगेंड। और जो मेटल अपना
अपना ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, साइट प्रोवाइड करता है कि ठीक है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इस बॉक्स में रख दो, तो ऐसे ग्रुप को कहा जाता है सेंट्रल एटम। इस ग्रुप को कहा जाता है, आप कहोगे कि सर ये कहलाएगा आपका सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल, कुछ भी आप कह लो, सेंट्रल मेटल कह लो या सेंट्रल एटम कह लो। और इस पूरे स्फीयर ये जो स्फीयर में जो हम लोग लिखा करते हैं ये कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इस कॉम्प्लेक्स को कहा जाएगा, क्योंकि अब ये आयन बन गया तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, और कंपाउंड जो होगा उसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आई थिंक इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हुआ, ये बॉन्ड बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्या हुआ, ये जो NH3 है इसे मैं क्या कहूंगा, यहाँ NH3 को मैं कहूंगा लिगेंड। क्या होता है लिगेंड, तो लिगेंड सर वो एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, दैट मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में लोन पेयर प्रोवाइड कर सकता है। सेंट्रल एटम क्या करेगा, सो सेंट्रल एटम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि वो साइड प्रोवाइड करके देगा, दैट मींस ऑर्बिटल प्रोवाइड करके देगा कि ठीक है भाई यहाँ पर sp और 3 तीनों मिल करके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया। तो ये यहाँ पर अगर मैं पूछूं यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। कैसा होगा, शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, ये सब कुछ आगे पढ़ेंगे। फिर इसी से आपको पता चलेगा कि ये कंपाउंड कलर्ड क्यों हो जाते हैं, तो सब कुछ पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ेंगे, ये सब जो पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो उसमें मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। अभी बस मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। आई थिंक इतनी बातें क्लियर हुई। CuNiNH3 ये कैसे बन, अगर मान के चलिए यहाँ पर निकेल का एटॉमिक नंबर आपको पता है 28 होता है, आर्गन 4s2 3d8, इस तरीके से 4s2 3d8। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप दिखाओ तो इस तरीके से आप कह लो कि सब में 3d8 है, इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। और यहाँ पर 4s2 और यहाँ पर 4p जो है ये है 3d8, ये है आपका 4s2। अब यहाँ पर इसके पास 4p तो खाली है, 4p खाली है, पूरी तरीके से खाली है। अब ये निकेल जो है ना, ये अपने फैमिली मेंबर में बात कर रहे हैं इन सब के साथ, D वाले के साथ, S वाले के साथ और 4p वाले के साथ। कहा कि भैया एक काम करो, देखो 6 अमोनिया आने वाला है। कहा कि ठीक है भाई 6 अमोनिया आने वाला है, तो क्या किया जाए, तो कहा कि ठीक है एक तो यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा, 4। अब दो को कहाँ पर रखा जाए, है ना। तो कहता है कि देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली कंडीशन में कि Ni2+ मान के चलिए Ni4+ की बात मैं कर लेता हूँ, Ni4+। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर देगा। तो ये दोनों अब यहाँ पर हो जाएगा। Ni4+ में क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर एक ऑर्बिटल एक पूरी जो ऑर्बिटल थी ये खाली है, ये पूरी ऑर्बिटल खाली है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों अब खाली हो गया। 4s भी खाली हो गया और 4p भी खाली हो गया। इन सब ने मिलकर के डिसाइड किया कि भैया हम सब ना D2, ये दोनों D और ये S और P तीनों मिलकर के एक नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लूंगा मैं, और D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलकर के 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया, 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया, 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया। और 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक अमोनिया यहाँ आया, एक अमोनिया यहाँ आया, एक अमोनिया यहाँ आया, एक अमोनिया यहाँ आया, और एक अमोनिया यहाँ आया, और एक अमोनिया यहाँ आया। तो ये सब मिल करके ये बना लिया, 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया। और इसका जो अगर मैं पूछूं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3, और ये एक अलग कॉम्प्लेक्स हो गया। और अलग कॉम्प्लेक्स हो जाने की वजह से, अलग तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो जाने की वजह से इसका शेप अलग होगा, इसका ज्योमेट्री अलग होगा, इसका ये जो कलर जो आपने देखा कि ये वायलेट कलर का हो जाता है। अब हम कुछ कंपाउंड्स के साथ आपको मैं समझा देता हूँ कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने क्या सब देखा है। अभी तक देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरीके से बन जाते हैं। एक सिंपल सा मैंने एक कोशिश की कि आपको समझाऊं, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मैं आपको समझाऊंगा वो समझो, जब मैं लास्ट में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको समझा दूंगा वो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आया हो, क्योंकि हो सकता है उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 सब में नहीं पढ़ा होगा, और जिन्होंने क्लास 11 सब में केमिकल बॉन्डिंग सब पढ़ा है उनको जो मैंने समझाया वो पूरा समझ में आया होगा।
बट अगर नहीं भी समझ में आया तो जब मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताऊंगा वहां और डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगा एक एक कंपाउंड को लेकर के कि उसका क्यों इस तरह का बिहेवियर होता है, वो कलर क्यों अराइज करता है, या कोई भी सिर्फ वैलेंस बॉन्ड ही थ्योरी नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं समझाता हूँ कि ये मुझे मतलब समझाना था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, बस इसलिए। अब जो मैं समझा रहा हूँ जैसे ये CONH3 होल 5Cl ये पूरा कंपाउंड जो है ना, ये कंपाउंड पूरा कहलाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसमें ये जो बॉक्स है ये मॉडर्न तरीका है लिखने का, कंपाउंड को ऐसे करके लिखने का। तो ये कंपाउंड, ये जो बॉक्स के अंदर है ये कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये पूरा कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस पूरे को मैं कहूंगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये जो बीच वाला है, ये जो है ना, जो जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ये सब जो हैं ये कहलाते हैं आपके सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। ये है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। ये इसके साथ ग्रुप, क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल एटम के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली रहता है, या s और p ऑर्बिटल है जो ये साइट प्रोवाइड करते हैं, ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के तैयार करके रखते हैं। और उसमें जो कोई ग्रुप जिसके पास लोन पेयर एक्सेस है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर के आता है और अपना कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। तो ये जो इस वजह से ये इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये NH3 या जो कोई ग्रुप जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो जो है ना, वो आपका जो भी ग्रुप या एटम या कोई भी पर्टिकुलर एटम भी जो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है इसके साथ ज्वाइन होने के लिए, ये कहलाएगा आपका लिगेंड। इन ये दोनों यहाँ पर लिगेंड कहलाएंगे, ये दोनों लिगेंड है मेरे, ये दोनों लिगेंड है। और जितने लिगेंड इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है, जैसे यहाँ पर लिगेंड क्या है NH3 और क्लोरीन, यहाँ पर लिगेंड क्या है H2O, यहाँ पर लिगेंड क्या है H2O, यहाँ पर लिगेंड क्या है, तो यहाँ पर लिगेंड है C2O4। इसको कहा जाता है ऑक्जिलेटो ग्रुप, इसको कहा जाता है ऑक्जिलेटो ग्रुप। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, ऑक्जिलेटो ग्रुप है। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, ये EN ग्रुप। EN को कहा जाता है इथिलीन 1,2-डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन, इथेन 1,2-डाइएमीन, सिंपल कह लीजिए इथेन 1,2-डाइएमीन। इसको शॉर्ट फॉर्म में डाइएमीन, इथेन 1,2-डाइएमीन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग EN कहेंगे। अब ये जो लिगेंड होते हैं ना, ये लिगेंड भी कई तरीके से होते हैं। जैसे अभी कोई एक ग्रुप, जैसे क्लोरीन, कोई एक ही ग्रुप होगा, कोई एक ही सेंटर होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या मोनोडेंटेट इसे कहेंगे, इसे कहेंगे मोनोडेंटेट। तो मोनोडेंटेट की मतलब अगर कोई एक ही एटम हो, अगर कोई एक ही साइट हो जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है। जैसे NH3 में ये सिर्फ नाइट्रोजन है जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, तो ये मोनोडेंटेट कहलाएगा। H2O में सिर्फ ऑक्सीजन है जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, तो ये मोनोडेंटेट कहलाएगा। क्लोरीन हो गया, आयन हो गया, Cl- हो गया, F- हो गया, ये सब जितने भी होंगे ये सब कहलाएंगे मोनोडेंटेट। उसके बाद सीधा मैं बता देता हूं पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट का मतलब अगर एक से ज्यादा एटम हो जो अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता हो। जैसे इथेन 1,2-डाइएमीन, इसी में देखो CH2 और NH2, यहां पर मैं बात करूं CH2 NH2, तो यहां पर ये नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो ये कहलाएंगे पॉलीडेंटेट। अगर इनकी और इनकी कितना इलेक्ट्रॉन, कितने एटम है, कितने ऐसे साइट हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो उसकी कहलाएगी डेंसिटी। तो अगर कोई पूछे कि ये इथेन 1,2-डाइएमीन की डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी, तो डेंसिटी का मतलब ये कितने इसमें साइट हैं जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, तो 2, तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी 2। जैसे यहाँ पर ऑक्सिलेटो ग्रुप है, तो ये जो ऑक्सिलेटो ग्रुप है ये इस तरीके से होता है, इसके ऊपर माइनस होता है, ये C+O होता है और इसके ऊपर माइनस होता है। तो इसमें भी 2 सेंटर हैं, एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है, तो C2O4 ये जो है ये ऑक्सिलेटो, ये भी बाइडेंटेट है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे ग्रुप हैं जो 3 हो सकते हैं, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, मतलब पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, तो जितने होंगे वो उनको कहलाएंगे, वो कहलाएंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड। ये आपको क्लियर हो गया।
कुछ लिगेंड ऐसे होंगे जो न्यूट्रल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो जैसे NH3 न्यूट्रल है, H2O न्यूट्रल है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके ऊपर चार्ज होगा, जैसे यहाँ पर देखिए क्लोरीन के ऊपर चार्ज, F के ऊपर माइनस चार्ज। तो ये सब कुछ ऐसे होंगे जो न्यूट्रल होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी उनके बारे में आपको नहीं पता है। तो चलिए ये हम लोग समझ गए कि लिगेंड क्या होता है। अब जितने भी लिगेंड इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिस किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम के साथ कितने लिगेंड जुड़ा हुआ है, वो उसका कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताओ मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप कहोगे कि 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएंगे, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे 6। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हो जाएगा 6। इसमें बताइए, इसमें आप कहोगे कि 6। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप कहोगे 3। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3। तो जितना लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ा हुआ है वो कहलाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब उसके बाद एक और चीज हमें इस चैप्टर में निकालना पड़ेगा, वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन सेंट्रल एटम। ये जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जैसे यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो जब कभी भी अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो चलिए मैं कुछ आपको रूल समझा देता हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ग्रुप, कोई भी कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कंपाउंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कंपाउंड, ये 0 होता है। किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, मतलब इस पूरे कंपाउंड का, ये क्योंकि एक कंपाउंड है, मैं बता रहा हूं ये एक कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस पूरे कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 0 होगा। ये बात मुझे पता चल गया। या ओवरऑल अगर आपके मन में, दिमाग में सेट करना है तो यहाँ पर मन में सोच लो कि इसके ऊपर 0 है। जैसे यहाँ पर देखो इसके ऊपर +2, तो आपको पता चल गया इस पूरे के ऊपर ना +2 चार्ज होना चाहिए, ये बात मुझे पता है। अब जैसे इसके ऊपर प्लस, ये कुछ नहीं चार्ज लिखा है तो इसका मतलब 0। यहाँ पर लिखना नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन स्टेट एक बार दे दिया गया है, लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब उसके बाद, अब आप जो बचपन से कुछ चीजें जानते हो, जैसे क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, इस क्लोरीन के ऊपर भी -1 चार्ज होता है। और अभी मैंने कहा कि किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो लिगेंड में, चाहे वो लिगेंड हो या कहीं भी हो, NH3 एक कंपाउंड है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है 0, तो ये हो गया आपका 0। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन, तो यहाँ पर -2 चार्ज, एक क्लोरीन अंदर में, तो -3 चार्ज। -3 में मैं कितना ऐड करूं कि ये पूरा का पूरा 0 हो जाए। तो आप कहोगे सर कोबाल्ट के ऊपर +3, तो +3 चार्ज है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। अगर मान के चलिए यहाँ पर ये NiEN3 2+, तो ये आपको ये दिया है कि पूरे के ऊपर इक्वल में +2 रखना है। तो ये EN, इथेन 1,2 डाइमीन, आप कहोगे कि सर ये तो कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो अगर ये 0, तो सिर्फ जो ये जो चार्ज है वो निकेल का ही चार्ज है, तो आप कहोगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर आप कहोगे कि सर यहाँ पर H2O का होल 6, अगर इधर कुछ नहीं दिया है या मैंने कोई ऊपर चार्ज भी नहीं दिया है, तो अगर मैं अभी समझाऊं तो आप कहोगे कि सर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि H2O एक कंपाउंड है और कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो ये 0, तो इसके ऊपर भी 0 होना चाहिए। अगर मान के चलो मैं यहाँ पर +4 कर देता, तो आप कहोगे कि सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर +2 कर दूं, तो आप कहोगे कि सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये बातें क्लियर हुई कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। जैसे यहीं पर मैं पूछूं आपसे कि ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आप निकालोगे, तो C2O4, यहां पर ध्यान देना कि C2O4 ऑक्सिलेट आयन, इसका जो वैलेंसी होता है या वैलेंस कह लो, या इसका जो चार्ज होता है वो होता है -2, तो ये हो जाएगा -6। पोटेशियम आपको पता है, पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1, तो यहाँ पर +3, यहाँ पर हो गया -6, +3 और -6 मिलकर के -3, तो -3 में क्या ऐड करूं कि पूरा 0 होना चाहिए, तो आप कहोगे कि सर आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो हो जाएगी +3। तो आई थिंक आप किसी भी कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, अगर किसी भी कंपाउंड का ये बता सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये सारी चीजें आप समझा सकते हो, आप सारी चीजें बता सकते हो। तो मैंने इस वीडियो में ये आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, किस तरीके से कंपाउंड बनते हैं, फिर उसमें मैंने ये समझाया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि लिगेंड क्या होता है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये सब समझ लिया। अब अगर आपने ये समझ लिया तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड एक थ्योरी वार्नर नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया है, उस थ्योरी को भी समझ लीजिए।
वार्नर्स थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेकर के इनकी ये थ्योरी बहुत ही फेमस है। अल्फ्रेड वार्नर नाम है इनका। अल्फ्रेड वार्नर नाम के एक साइंटिस्ट ने अपनी एक थ्योरी दी और कहा कि ये अपनी कुछ बताया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। सबसे पहली चीज बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो सेंट्रल एटम के साथ जो लिगेंड जुड़े होंगे, सेंट्रल एटम एक ऐसा एटम होगा जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए और वैकेंट ऑर्बिटल में मेटल अपना लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड बना सकता है। वो समझ में आया। अब सबसे पहली चीज कि कोई भी एनी सेंट्रल एटम हैज, कोई भी सेंट्रल एटम के पास एनी सेंट्रल एटम हैज टू टाइप ऑफ वैलेंसी, दो तरह की वैलेंसी होती है। टू टाइप ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी दो तरह की वैलेंसी होती है। कौन कौन सी? पहली होती है प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। पहली होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? तो प्राइमरी वैलेंसी होती है जैसे अगर मान के अभी मैंने आपको समझाया था कि अभी समझाया था CONH3 होल 5, यहां पर CONH3 होल 5 Cl और यहां पर Cl। तो ये जो इसे कहा जाता है काउंटर आयन, प्राइमरी वैलेंसी को भी कहा जाता है काउंटर आयन या प्राइमरी वैलेंसी। तो ये कितना इसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे इसके साथ मैंने देखा एक जुड़ा हुआ है तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी है एक। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या हुआ? तो इसके साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं वो उसके कहलाएगी सेकेंडरी वैलेंसी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी क्या है तो 1, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है तो 6। तो प्राइमरी वैलेंसी हो गया 1 और सेकेंडरी वैलेंसी हो गया 6। ये समझ में आया। प्राइमरी वैलेंसी का काम क्या है? तो प्राइमरी वैलेंसी जो होते हैं ना ये आयोनाइजेबल होते हैं। ये प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, दूसरी बात वहीं पर वो कहते हैं तो ये प्राइमरी वैलेंसी जो होता है, प्राइमरी वैलेंसी ये जो होता है वो आयोनाइजेबल होता है, आयोनाइजेबल, ये आयोनाइजेबल होंगे। फिर क्या हो सकते हैं? इनका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, वो डायरेक्शनल नहीं होगा कि एक खास डायरेक्शन में होना चाहिए, नहीं, ये कोई इनका डायरेक्शन मतलब नॉट डायरेक्शनल नहीं होंगे, मतलब ये डायरेक्शनल अरेंजमेंट नहीं होगा इनका डायरेक्शनल अरेंजमेंट नहीं होगा। तीसरी बात उसके बाद ये कहते हैं कि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो सेकेंडरी वैलेंसी होती है जो इसके पास जो कितना कोऑर्डिनेशन इस नंबर है वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी के बराबर होगा। मतलब जितना इसके साथ लिगेंड जुड़ा हुआ है वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो के बारे में बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, यहाँ सिंपल सा मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूँ, सेकेंडरी वैलेंसी। जितना उसके साथ सेकेंडरी वैलेंसी जुड़ा हुआ है वही, या जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है वही उसके सेकेंडरी वैलेंसी होती है। और यही सेकेंडरी वैलेंसी है जो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्योमेट्री डिसाइड करेगी और आयन एटम किस तरीके से अरेंज्ड हैं, किसी कॉम्प्लेक्स में 3 डायमेंशनली किस तरीके से अरेंज्ड हैं, ये सेकेंडरी वैलेंसी ही अरेंज होते हैं। जैसे अगर किसी का शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर, ये सब जो होंगे उसमें सेकेंडरी वैलेंसी ही अरेंज होती है। तो ये आपको इतनी बातें, इनकी बातों को दिमाग में रखना है कि प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगा और सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। अब इन सब बेसिस पर ये आपको इतनी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रहना चाहिए। जब इतनी सारी चीजें मैं समझ गया, अब कल की क्लास में हम लोग, अब जो नेक्स्ट क्लास में वीडियो डालूंगा उसमें मैं आपको किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और ऐसे कंपाउंड को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के ऐसे कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग कहेंगे, सिंपल। अब यहीं पर एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं। कुछ बच्चों को इसमें दिमाग में एक और ये रहती है कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वो एक समझ लेते हैं। चलिए अब थोड़ा सा एक और कंपैरिजन मैं समझता हूं, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट और एक तरफ लिख देता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट में कुछ फेमस नाम आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कार्नेलाइट, क्या होता है कार्नेलाइट? तो KCl होता है, MgCl2 होता है, .6H2O होता है। फिर एक और नाम होता है, एक और नाम आपको ध्यान रखना है, मोर सॉल्ट। इसे मोहर सॉल्ट भी लोग पढ़ते हैं लेकिन मोहर नहीं पढ़ना है, मोर सॉल्ट पढ़ा जाता है। इसको आपको ये ध्यान रखना है कि ये होता है FeSO4 NH3 होल टू SO4 .6H2O, ये है मोर सॉल्ट। उसके बाद आपको पोटास एलम, जिसको हम लोग फिटकरी भी बोलते हैं, पोटास एलम, K2SO4
Al2SO4 होल 3 Al2SO4 डॉट होल 3 24H2O, ये होता है पोटास एलम। ये है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट इसलिए जैसे एक पोटेशियम क्लोराइड है, एक मैग्नीशियम क्लोराइड है, फेरस क्लोराइड है और अमोनियम सल्फेट, सॉरी फेरस सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट है, तो डबल डबल सॉल्ट है, तो इस वजह से डबल सॉल्ट कहा जाएगा। तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे अभी मैंने एक सिंपल समझाया कि अगर मान के चलिए यहीं पर मैं कहा था FeH2O होल 6 और यहां पर मैं कह दूं SO4, तो अगर मान के चलिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जितने भी डबल सॉल्ट होते हैं ना, डिसोसिएट होकर के एक एक एटम, एक एक आयन का टेस्ट देंगे। जैसे अगर मान के चलिए कार्नेलाइट को मैं डिसोसिएट करूं, आयन इसको मैं जब किसी कंपाउंड में डिजोल्व कर दूं तो ये पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन सबका टेस्ट देगा। मोर सॉल्ट को अगर मैं डिजोल्व कर दूं तो ये आयरन, अमोनिया, सल्फेट सबका टेस्ट देगा। पोटेस एलम को अगर मैं डिसोसिएट कर दूं तो ये पोटेशियम, एल्युमिनियम, सल्फेट सबका टेस्ट देगा। लेकिन अगर इसको अगर मैं कहीं पर डिसोसिएट करूं, अगर मैं इसे किसी आयन, किसी में डिजोल्व करूं तो ये सबका टेस्ट नहीं देगा। हाँ, ये सल्फेट का टेस्ट तो देगा, मान के चलो ये सल्फेट का टेस्ट देगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा ही नहीं, तो ये नॉन आयोनाइजेबल हो जाते हैं, ये नॉन आयोनाइजेबल हो जाते हैं, ये आपको टूटेगा ही नहीं। अब आप चाहोगे कि इसमें से मुझे ये आयरन का टेस्ट दे, नहीं तो देगा, लेकिन इसमें से आप आयरन का टेस्ट आसानी से पा सकते हो। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन मतलब डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कि डबल सॉल्ट जो होते हैं वो आयोनाइजेबल होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइजेबल, एक एक एलिमेंट का टेस्ट मैं देख सकता हूं, लेकिन ये जो होते हैं कंप्लीट आयोनाइजेबल नहीं होते हैं। दूसरी चीज कि इसमें जितने भी एटम हैं वो उनका सबका टेस्ट मुझे देखने को सबका टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें सबका टेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी डिफरेंस आपको निकल के आती है कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और ये नहीं कि कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप डबल सॉल्ट कह दोगे। डबल सॉल्ट एक अलग सा कि जब दो या दो से ज्यादा दो सॉल्ट आपस में डिजॉल्व हो जाएं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होना चाहिए उनके साथ, वो आपस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में रह जाते हैं, तो ये एक सॉल्ट बन जाते हैं, इन्हें डबल सॉल्ट कहा जाएगा। तो ये सबसे पहले मेजर डिफरेंसेज आपको समझ में आ गया डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो वो मुझे जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू।